ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ओके, सो आज का टॉपिक है अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट 2 पढ़ रहे हैं, तो आगे जब नॉर्मेलिटी पढ़नी होगी और कुछ कुछ नए नए टर्म्स आएंगे तो आपको ये एसिड बेस और सॉल्ट्स का बेसिक एटलीस्ट यू मस्ट नो। सो वी विल कवर जस्ट बेसिक्स ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स इन दिस लेक्चर, और ये आप लोग 10th में भी पहले पढ़ते हैं। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप फर्स्ट वी विल स्टडी एसिड्स एंड बेस एंड देन वी विल गो फॉर सॉल्ट्स। सो ये जो एसिड और बेस है, एसिड और बेस की 3 डेफिनेशन दी गई बच्चों। सो डिफरेंट थ्योरीज टू डिफाइंड एसिड्स एंड बेस। मैंने पहले ही से सारा कुछ लिख रखा है बिकॉज दिट्स अ थ्योरेटिकल टॉपिक, और आपको समझाना था। आपको क्या करना है कि सारे नोट्स एज इट इज कॉपी करते जाना और समझते भी जाना है। सो डिफरेंट थ्योरीज टू डिफाइंड एसिड्स एंड बेस। तो 3 थ्योरीज हमारे पास आई। फर्स्ट वाज आर्हेनियस, सेकंड वाज ब्रॉन्स्टेड एंड थर्ड वाज लुईस थ्योरी। ओके, so the oldest theory is Arrhenius theory, then comes Bronsted-Lewis theory, and then Bronsted-Lowry, sorry मैं लुईस बोल रहा हूँ। सेकेंड इज Bronsted-Lowry and the third is Lewis theory। तो ये जो दूसरी और तीसरी थ्योरी आप देख रहे हो, दोनों ही एक ही ईयर में आई, 1923, एंड दिस Arrhenius was proposed सबसे पहले 1887 में। All these theories are named after their proposers। जैसे फर्स्ट जो आर्हेनियस है वो आर्हेनियस के नाम पे रखा गया है। फिर Bronsted-Lowry, there were 2 scientists, first was Bronsted, other was Lowry, and again Lewis theory was also proposed by Gilbert and Lewis। तो जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पर हमने उन थ्योरी का नाम रख दिया। और इन तीनों ही लोगों ने या इन तीनों ही थ्योरीज ने एसिड और बेस को अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास किया, अलग अलग डेफिनेशन दी। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि किसका क्या मतलब है। सो सबसे पहले हमारा नंबर आता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे आर्हेनियस थ्योरी। दिस इज द ओल्डेस्ट, सो लेट्स स्टार्ट आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस ने यह बताया कि एसिड are the substances which dissociate in water to release H plus ions। This is the main important thing। इन्होंने ये बताया कि एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं और H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं। एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया आपके सामने कि ये HCl से एक एसिड है, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन हमने कंसीडर किया, HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। सो दिस इज डिसोसिएटेड इनटू H प्लस एंड Cl माइनस। दिस इज डिसोसिएटेड इनटू H प्लस एंड Cl माइनस। ठीक, तो ये H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आर्हेनियस ने क्या बताया? आर्हेनियस ने बताया कि एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में डिसोसिएट होकर H प्लस देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस देते हैं। अच्छा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं लिख ही देता हूं, एक सेकेंड जस्ट लिख देते हैं कि जो एसिड होगा वो क्या करेगा? H प्लस को रिलीज करेगा। एसिड क्या करेगा? H प्लस को रिलीज करेगा, या अभी आगे आएगा, अभी छोड़ दो, अभी जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने देते हैं, आगे आएगा अभी ये। ओके, अब ये जो HCl है एक्वस, ये AQ का मतलब हो जाता है एक्वस। मैं पूरा लिख देता हूं, AQUAS। ये एक्वस रिप्रेजेंट करता है वाटर को। ठीक, दिस रिप्रेजेंट्स वाटर। सो आप HCl एक्वस लिखें, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि HCl प्लस H2O कर दें। तो जब आप HCl प्लस H2O करेंगे तब भी आपको क्या दिखेगा? Cl माइनस तो बाहर ही दिखेगा, और ये जो H प्लस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बना लेता है। सो दिस H प्लस इंडिविजुअली इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन एंड दिस H3O प्लस इज इंडिविजुअली कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। तो होता क्या है कि वाटर में इन वाटर दिस H प्लस आयन डज नॉट एग्जिस्ट आइसोलेटेड। ये अकेला नहीं रहता है, ये हमेशा क्या करता है? हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है with the molecules of water। means ये H प्लस आया तो पानी पहले से प्रेजेंट था,
तो ये H+H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H3O+। वाटर में कभी भी H+ अकेला घूमता नजर नहीं आएगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो H+ एक्वस को ही हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, है ना। जैसे H+ तो हाइड्रोजन आयन हो गया, H3O+ हाइड्रोनियम आयन हो गया। H3O+ को लिखने का एक और तरीका है कि H+ एक्वस। तो अगर H+ एक्वस है मतलब क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन ही है, ठीक। तो आर्हेनियस थ्योरी एकदम समझ में आ गई। आर्हेनियस थ्योरी ने से एसिड का भी डेफिनेशन दिया, बेस का भी देंगे। तो एसिड का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन वाटर टू रिलीज H+ आयन, जो H+ को रिलीज करे वो आर्हेनियस ने एसिड कहा। और H+ वाटर में अकेला नहीं रहता है, ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है, इस बात को भी समझ लेंगे। H3O+ लिखें या H+ एक्वस लिखें, बात बराबर ही है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एसिड, HCl एक्वस H+Cl-। अब हम आते हैं बच्चों आर्हेनियस के हिसाब से बेस क्या होता है। तो देखो बेस क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव OH- आयन। एसिड में क्या था, H+ रिलीज करता था, बेस क्या है, OH- रिलीज करता है जब वाटर में डिसोसिएट होता है। तो हमने कहा कि भाई एक बेस ले लेते हैं NaOH, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन या NaOH प्लस वाटर भी कह सकते हैं। सो यू विल गेट Na+ एंड OH-। तो ये OH- किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस को। सो अगर हम आर्हेनियस के हिसाब से एसिड्स की बात करें तो उन्हें हम बोलेंगे आर्हेनियस एसिड्स और बेस को बोलेंगे आर्हेनियस बेस। तो आर्हेनियस एसिड का मतलब क्या होगा, आर्हेनियस एसिड का मतलब होगा दैट दे रिलीज H+ इन वाटर, और इनके बेस का मतलब क्या होगा, दे रिलीज OH- इन वाटर, ठीक। तो ये हो गया आर्हेनियस का एसिड और आर्हेनियस का बेस। एसिड H+ को रिलीज करता है और बेस OH- को रिलीज करता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ कम टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। कई बार इसको, चूंकि ये थोड़ा लंबा नाम हो जाता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, तो मैनी टाइम्स वी प्रोनाउंस इट ओनली ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, है ना। चूंकि लॉरी को लोग कई बार भूल जाते हैं अपनी सुविधा के लिए, तो कई बार इसको ब्रॉन्स्टेड थ्योरी भी कहते हैं, ठीक। सो दिस इज द सेकेंड थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, प्रपोज्ड बाय 2 साइंटिस्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। इसको हम प्रोटॉन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रोटॉन थ्योरी कहें या ब्रॉन्स्टेड थ्योरी कहें या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी कहें, ये हमें क्या समझाती है, देखें। ये बोलती है कि एसिड ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो प्रोटॉन या H+ डोनर होंगे, है ना। प्रोटॉन का मतलब हो जाता है H+, ठीक। H+ को प्रोटॉन क्यों कहते हैं समझ लो। जैसे H है तो H में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हुआ और एक प्रोटॉन हुआ। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स तो 0 होते हैं, 0 न्यूट्रॉन हो गया। अब अगर कोई H+ कर दे, ठीक, या ऐसे ना करके ऐसे दिखा देते हैं कि से H से एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया, तो H में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन तो था ही नहीं। अब एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया तो जो बच गया वो क्या हुआ, एक प्रोटॉन ही तो बचा। तो H+ का मतलब ही क्या है, 1 प्रोटॉन, ठीक। सो एसिड का मतलब हुआ जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और बेस का मतलब हुआ जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहां वाटर का कोई भी जिक्र नहीं है, मतलब वाटर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसिड सिंपली विच डोनेट्स H+ एंड बेस विच एक्सेप्ट H+। तो डोनेट वाले को नाम दे दिया प्रोटोजेनिक और एक्सेप्ट करने वाले को नाम दे दिया प्रोटोफिलिक। फिलिक का मतलब हो जाता है लविंग, है ना, या अट्रैक्टिंग। तो जो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करे, खींचे, एक्सेप्ट करे, दैट इज प्रोटोफिलिक। और जो रिपेल करे, बाहर दे, सामने वाले को डोनेट करे, दैट इज प्रोटोजेनिक।
अब जैसे एक एग्जाम्पल, एक हम एसिड लिए AH और एक बेस ले लिए B। अब अगर ये एसिड और ये बेस आपस में रिएक्ट करें, मीन्स AH और B की रिएक्शन हो, तो देखो क्या बनेगा। हमने क्या सीखा, ब्रॉन्स्टेड ने हमें बताया कि एसिड होगा तो वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, यानी AH है तो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, H प्लस को रिलीज करेगा, तो क्या बनेगा A माइनस, तो A माइनस बन गया। और बेस है तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। देखो नीचे मैंने डिटेल आपको लिख के दिखाया है, से AH, तो A माइनस H प्लस, AH ने क्या किया, H प्लस को हटा दिया और B ने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तो वही फाइनल रिजल्ट आ गया कि जो H प्लस यहां से निकला वो B के पास चला गया, सो A माइनस रह गया और BH प्लस रह गया। तो जो H प्लस रिलीज कर दिया वो हो गया एसिड, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया, और जो H प्लस एक्सेप्ट कर लिया वो हो गया बेस, तो ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया, है ना। सो दिस सेकेंड थ्योरी इज ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी और प्रोटॉन थ्योरी। इसका मतलब क्या है कि जो H प्लस दे दे वो तुम्हारा एसिड है, और जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले वो आपका बेस। ठीक, अगर हम इनके हिसाब से एसिड बेस को डिफाइन करेंगे, सो वी कॉल देम ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। ओके, so these were the two theories. First was Arrhenius and now Bronsted. Now the last and the third, Lewis theory. अब देखिए लुईस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, और ये क्यों, एक्चुअली दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लिख सकते हैं इसको हम लोग, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल, और यू कैन से मोस्ट वाइडली यूज्ड, है ना, सबसे ज्यादा इसी का यूज हम लोग करते हैं। द रीजन इज व्हाट, देखिए पिछली जो थ्योरीज थी वो हाइड्रोजन बेस्ड थी, है ना। जैसे हमने एसिड की बात करी थी, तो आर्हीनियस की बात करें चाहे ब्रॉन्स्टेड की बात करें, H प्लस रिलीज करने वाले को ही एसिड कहते हैं। लेकिन अब ऐसे भी तो एसिड्स पॉसिबल हैं जिनके पास H हो ही नहीं, तो रिलीज कहां से करेगा। तो एसिड के पास अगर H नहीं है तो क्या वो किसी कंपाउंड के पास H नहीं है तो क्या एसिड नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो लुईस ने इसी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर दिया। उन्होंने बताया कि एसिड का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और बेस का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। उन्होंने H OH इस सबका झंझट ही खत्म कर दिया, सिंपल उन्होंने इलेक्ट्रॉन बेस्ड थ्योरी अपनी बताई, और उन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो तुम्हारा एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो तुम्हारा बेस है। और ये बात एकदम अभी तक फिलहाल ये सही है। तो इन्होंने किस तरह के, भाई कैसे एलिमेंट्स या कैसे कंपाउंड्स को थोड़ा दर्द था, पिछले दो थ्योरीज थे। जैसे हमने कहा कि एक एग्जांपल मैं लिखता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा कि if I don't have H, है ना, अगर मेरे पास H नहीं है, can I still be an acid? ये एक एसिड का दर्द हो सकता है कि भाई कैन आई स्टिल बी एन एसिड। अगर मेरे पास H नहीं है किसी को डोनेट करने के लिए तो भी क्या मैं एसिड हो सकता हूं। तो लुईस ने कहा भैया तुम भी एसिड हो सकते हो, तुम H प्लस डोनेट नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इलेक्ट्रॉन बस एक्सेप्ट कर लो तो तुम एसिड मान लिए जाओगे। ठीक, तो इन्होंने इस तरह के कंपाउंड्स को भी एड्रेस किया जो पिछली दो थ्योरीज ने एड्रेस नहीं कर पाया। उन्होंने तो यही कहा कि भाई एसिड वही है जो H प्लस डोनेट करे। अब जिसके पास H प्लस है ही नहीं तो क्या वो एसिड नहीं हो सकता है? हो सकता है, ये लुईस ने बताया। जैसे एक एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं सामने अमोनिया का है NH3 एंड सेकेंड इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो अमोनिया का नाइट्रोजन है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं या एक लोन पेयर है विच आर अनयूज्ड, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, है ना। वैसे तो नाइट्रोजन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं भाई बैलेंस शेल में? टोटल 5 हैं, और 5 में देखो मैं पांचों यहां बना के दिखा देता हूं आपको। दीज आर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बैलेंस शेल इन नाइट्रोजन
इन 5 में ये 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 ऐसे खाली पड़े हुए हैं, और बोरोन के पास आखिरी में 3 ही होते हैं, है ना। तो बोरोन के पास तो 3 ही है बेचारे। अब जरा ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल को देखें अगर हम, तो अब चूंकि ये शेयरिंग हो गई तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन में गिना जाएगा, ऐसे ये वाला भी गिना जाएगा और ये वाला भी गिना जाएगा। मींस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स या जितने भी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हो वो दोनों मेंबर्स के साथ गिने जाते हैं। तो नाइट्रोजन के 2, 2 4, 2 6 एंड +2 8। सो इस नाइट्रोजन के पास अभी कुल 8 इलेक्ट्रॉन है। सो बैलेंस शेल या लास्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। बट फॉर दिस बोरॉन this is unfortunate that it is having only 6 electrons in its valence shell. 2 + 2 + 2 that is 6. So इस बोरॉन की बैलेंस शेल में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है। बोरॉन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसा हो जाए कि ये नाइट्रोजन जो है इसकी कमी को पूरा कर दे तो बहुत बढ़िया हो जाए, ये भी खुश। लेकिन उस कमी को पूरा करने में नाइट्रोजन के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका भी जो है भरा पूरा संसार उजड़ जाए। इसके पास भी 8 हैं तो 8 ही रहे। तो क्या कर देता है, टर्म आएगा भी केमिकल बॉन्डिंग में विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बोरॉन को कोऑर्डिनेट कर देता है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब हुआ कि वो जो है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और वो बॉन्ड नाइट्रोजन और बोरॉन को कनेक्ट कर देगा। देखो कैसे, ये अभी जो नाइट्रोजन के पहले जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो तो अभी भी वैसे ही है, लेकिन जो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे अब उन्होंने आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लिया। ठीक, तो एक बॉन्ड बना लिया। ऐसे भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे दिया। 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे दिया तो नाइट्रोजन पे 1 यूनिट का प्लस चार्ज आ गया और बोरॉन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो 2 ग्रीन कलर के आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे थे, या चलो हम इनको 2 अलग कलर से बना लेते हैं, से रेड कर देते हैं इनको, है ना। सो दीज आर 2 रेड इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 रेड इलेक्ट्रॉन यहां पर है और 1 रेड इलेक्ट्रॉन यहां पर है ना। तो 1 रेड इलेक्ट्रॉन चला गया बोरॉन के पास और फिर दोनों रेड ने आपस में मिलकर क्या किया, एक बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लिया, बॉन्ड बना लिया। तो अब देखो, अब इस नाइट्रोजन के पास तो 2 + 2 + 2 + 2, देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं, लेकिन अब बोरॉन का झंझट खत्म हो गया। 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस बोरॉन के पास भी जो है बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। तो इसका भी मामला ओके हो गया। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, बेसिकली ये NH3 अपना 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3 को दे रहा है। देखो ये पहले दोनों रेड इसी के पास थे, इसने 1 रेड चलो बोरॉन को दे दिया। सो दिस NH3 इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो डोनर होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करे, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनर। सो दिस इज लुईस बेस and this BF3 is electron acceptor. So this is Lewis acid. So this is Lewis acid. तो Lewis theory is clear to all of you, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो हो गया तुम्हारा बेस, और जो एक्सेप्ट करे वो हो गया तुम्हारा एसिड। ओके ओके, सो ये थ्योरी तो अपनी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोगों ने जो 3 थ्योरीज पढ़ी इनको समराइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट वाज आर्हेनियस, सेकंड इज ब्रॉन्स्टेड एंड द थर्ड इज लुईस। देखें जरा ध्यान से, आर्हेनियस ने क्या कहा, आर्हेनियस ने क्या कहा, आर्हेनियस ने बोला कि एसिड होगा तो H+ रिलीज करेगा, बेस होगा तो OH- रिलीज करेगा। अब जब ये एसिड न्यूट्रल है तो जब H+ आएगा सामने तो उसको बैलेंस करने के लिए एक एनाइन लिखना होगा, तो H+ रिलीज करेगा और एक एनाइन फॉर्मेशन होगा।
ऐसे ही बेस ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, OH माइनस रिलीज कर दिया तो माइनस को बैलेंस करने के लिए एक प्लस भी होना चाहिए, तो एक कैटाइन का भी फॉर्मेशन होगा, है ना। जैसे अभी किए थे ना थोड़ी देर पहले कि जैसे HCl था तो HCl ने क्या बनाया था, H प्लस और Cl माइनस, है ना, क्योंकि HCl से अगर एक आप कैटाइन जनरेट कर रहे हो तो एक एनाइन भी जनरेट हो जाएगा। ओके, ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला, एसिड होगा तो H प्लस रिलीज करेगा, तो जब H प्लस रिलीज करेगा तो एक एनाइन भी रिलीज करेगा, तभी प्लस माइनस बैलेंस होगा। और बेस क्या करेगा, बेस H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो बेस न्यूट्रल था और प्लस चार्ज ले लिया तो उसने कैटाइन बना लिया, सॉरी कैटाइन बना लिया तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज बना लिया। और अगर लुईस थ्योरी है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो माइनस चार्ज एक्सेप्ट करेगा तो एनाइन बनाएगा, और बेस है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कैटाइन यानी कि पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अब देखिए कितनी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है, एक बात अगर हम पकड़ लें तो हम ये तीनों थ्योरीज को कभी मिस नहीं करेंगे। बात यह है कि इफ इट इज अ एसिड, इफ इट इज एन एसिड, चाहे एसिड आप आर्हीनियस का ले लो तो भी एनाइन बनाता है, ब्रॉन्स्टेड का भी एनाइन बनाता है, लुईस का भी एनाइन ही बनाता है। सो एसिड ऑलवेज फॉर्म्स एन एनाइन एंड इफ इट इज बेस इट इज ऑलवेज फॉर्मिंग अ कैटाइन, इट इज ऑलवेज फॉर्मिंग अ कैटाइन, तो बेस हमेशा कैटाइन बनाता है। अब एसिड जो एनाइन बनाता है उसका एक नया नाम हो गया विच इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और बेस जो कैटाइन बनाएगा दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, है ना। सो दीज आर टू न्यू टर्म्स, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड अपना H प्लस रिलीज करके या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो एनाइन बनाता है दैट इज कॉन्जुगेट बेस, और बेस अपना OH माइनस रिलीज करके H प्लस एक्सेप्ट करके या इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जो कैटाइन बनाता है दैट इज कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा, इसको कॉन्जुगेट एसिड बेस चूंकि नया टर्म है, मैं आपको एक डिटेल्ड एग्जांपल से फिर समझाता हूं, देखिए क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड में एक एग्जांपल किया था कि एन एसिड इज AH एंड अ बेस इज B, व्हेन एसिड एंड बेस बोथ आर रिएक्टिंग, तो क्या होगा कि ये जो एसिड है AH ये अपना H प्लस रिलीज कर देगा और A माइनस का फॉर्मेशन करेगा, और ये H प्लस जो है वो B के साथ मिलकर BH प्लस बनाता है। तो हो क्या रहा है जरा ध्यान से देखें, इस AH से A माइनस बना तो देखो एनाइन बन रहा है। क्या सीखे था अभी थोड़े पहले कि एसिड से बनते हैं एनाइन, एसिड बनाता है एनाइन, और इस B से देखो क्या बन रहा है, इस B से बन रहा है BH प्लस, बन रहा है कि नहीं, इस B से क्या बन जा रहा है BH प्लस, तो बेस बनाते हैं कैटाइन, एसिड बनाता है एनाइन। ध्यान में एकदम रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एसिड बनाता है एनाइन, बेस बनाता है कैटाइन, और जो रिजल्ट वो जो भी बनाते हैं, एसिड कुछ बनाएगा, जो रिजल्ट होगा एसिड का एनाइन, तो दैट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ AH। बेस जो कैटाइन बनाएगा तो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस, है ना। बेस जो बनाएगा वो कॉन्जुगेट एसिड, एसिड जो बनाएगा वो कॉन्जुगेट बेस। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन है कि कॉन्जुगेट बेस ही क्यों कहते हैं, इसको कॉन्जुगेट एसिड भी कहते हैं, बट अभी हम लोग फिर आगे और पढ़ेंगे एसिड बेस देन ऑर्गेनिक में, देन वी विल clarify all these terms in detail, then we will again study acid base in very huge detail, है ना। अभी बस थोड़ा सा समझ लीजिए, कंसंट्रेशन के हिसाब से बस हमें समझना है, बिकॉज वी आर इन द मिड ऑफ मोल कंसेप्ट, ऑलमोस्ट नॉट इन द मिड, वी आर ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। सो एसिड बेस को अभी केवल उसी के हिसाब समझते हैं, फिर आगे धीमे धीमे और आएगा। ओके, अब एसिड बेस की डेफिनेशन क्लियर हो गई, 3 डेफिनेशन हो गई, समझ गए कि भैया एनाइन बनाता है एसिड, कैटाइन बनाता है बेस, और जो बनाता है वो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। एसिड का बना एनाइन तो कॉन्जुगेट बेस हो गया, बेस ने बनाया कॉन्जुगेट एसिड यानी कि कैटाइन। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखा हुआ है आयनाइजेशन या डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में एसिड बेस का डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कैसे होता है, तो देखो acid and bases dissociate in their aqueous solution to produce cations and anions. एसिड और बेस अपने aqueous solution में dissociate हो जाते हैं to produce cations and anions.
ठीक, क्या करते हैं ये कैटाइंस और एनाइंस देते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था आर्हेनियस से कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जा रहे थे तो कैटाइन और एनाइन देते थे। अब यहां से इस डिसोसिएशन के अकॉर्डिंगली एसिड बेस को हम लोग दो क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे, बेस अपॉन डिसोसिएशन ऑब्लिक आयनाइजेशन। डिसोसिएशन और आयनाइजेशन एक ही टर्म है। सो एसिड को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। दो तरह के एसिड हो जाएंगे और दो ही तरह के बेस हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड के भी कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं CH3, COOH, HCOOH। स्ट्रॉन्ग बेस का भी कुछ एग्जाम्पल लिखा है, वीक बेस का भी कुछ एग्जाम्पल लिखा है। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, KOH, NH4OH हो गया वीक बेस। अब हमें यह समझना है कि ये स्ट्रॉन्ग और वीक इसका असल मतलब क्या है, कैसे पकड़ते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और कैसे पकड़ेंगे कि ये वीक एसिड है। कैसे पकड़ेंगे कोई बेस स्ट्रॉन्ग है और कैसे देखेंगे कि कोई बेस वीक है। इसको देखने का क्या सिस्टम है, क्या इसके पीछे रहस्य है, ये जरा हम लोग ध्यान से समझें, है ना। स्ट्रॉन्ग और वीक को जरा ध्यान से समझते हैं। देखो क्या होता है। स्ट्रॉन्ग हो चाहे एसिड या बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाए या बेस कहा जाए, इसका मतलब ये होता है कि उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। क्या होगा? कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा या कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। और वही अगर वीक एसिड और वीक बेस हो गए तो उनका जो आयनाइजेशन होगा वो कंप्लीट आयनाइजेशन ना होके पार्शियली आयनाइजेशन हो पाता है। अब सवाल फिर उठता है कि सर ये अब जो है कंप्लीट आयनाइजेशन तो आपने बता दिया, स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया और वीक आयनाइजेशन मतलब वीक हो गया, या पार्शियल आयनाइजेशन मतलब वीक हो गया। कमजोर एसिड कमजोर बेस पार्शियल आयनाइजेशन, आधा अधूरा आयनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पूरा आयनाइजेशन, कंप्लीट आयनाइजेशन। अब फिर सवाल सर एक आएगा कि सर बताइए ये कंप्लीट और पार्शियल आयनाइजेशन या डिसोसिएशन इसका मतलब क्या है, ये तो हम जानते ही नहीं है। ये कंप्लीट और ये पार्शियल इसमें क्या फर्क है, इसको भी जरा बताइए। देखें अब इसको, जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड अभी पीछे बताया HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl का एक्वस सॉल्यूशन लेट अस कंसीडर HCl का एक्वस सॉल्यूशन, और उस एक्वस सॉल्यूशन का डिसोसिएशन हो गया H+ और Cl- में। ठीक, ध्यान दीजिए। लेट से T=0 पर इस HCl का जो कंसंट्रेशन है, ये C जो है वो रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन आप लोग पढ़ते ही हैं, काफी अच्छा पढ़ चुके हैं अभी तक मोल कॉन्सेप्ट के पीछे। तो ये T=0 पर मींस एज वी हैव HCl, हमने क्या किया, HCl को पानी में मिलाया। ठीक, तो शुरुआत में तो जितना HCl मिलाया उतना दिखेगा, बट द मोमेंट यू मिक्स द HCl विद वाटर, व्हाट विल हैपन कि ये जो HCl है इसका जो कंसंट्रेशन C है, ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट जो है अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है ना। मतलब जैसे ही आप मिलाओगे HCl को वाटर में तो फिर आपको HCl दिखेगा ही नहीं, आपको केवल और केवल क्या दिखेंगे, आपको केवल और केवल ये दो आयंस दिखेंगे, H+ आयन और Cl- आयन। आपको दिखेगा कि यार HCl तो गायब ही हो गया। ठीक, तो HCl द मोमेंट यू मिक्स विद वाटर HCl विल बी वैनिश्ड, और उसकी जगह कौन ले लेगा, H+ और Cl-। तो शुरुआत में HCl का कंसंट्रेशन C था, थोड़ी देर बाद आप चेक करेंगे तो वो C से घट के 0 हो जाएगा, पूरा HCl खत्म, और जो कंसंट्रेशन HCl का था वही आ जाएगा H+ का और Cl- का। तो C पहले यहां था, ये तो शुरुआत में थे ही नहीं, 0 अब HCl पूरा गायब हो गया और उसकी जगह H+ भी C हो गया और Cl- भी C हो गया, है ना। अच्छा, ये C क्यों हुआ है, देखो मोल से समझ सकते हो कि HCl का 1 मोल होगा तो इसमें 1 मोल आपका H का भी होगा और 1 मोल Cl- का भी होगा और 1 मोल H+ का भी होगा। हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, है ना। तो HCl का 1 मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो हमको एक ही H+ और एक Cl- मिलेगा। तो जो कंसंट्रेशन HCl का रहेगा वही कंसंट्रेशन H+ का भी आ जाएगा और वही कंसंट्रेशन Cl- का भी आ जाएगा। कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर ही होता है ना, तो मोल्स अगर H+ और Cl- के HCl के इक्वल हैं तो ये सेम ही आंसर आएगा। ओके, चाहे तो तुम छोटा सा लिख लो, यहां पर मैं लिख देता हूं, मोल्स ऑफ
HCl is equal to moles of H plus is equal to moles of Cl minus, है ना। तो इन तीनों का मोल सेम है, तो ये हुआ आपका कंप्लीट डिसोसिएशन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये पढ़ रहे हैं कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट आयनाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है भाई कि जो एसिड है वो 100% अपने आयंस में ब्रेक हो जा रहा है और वो गायब भी हो जा रहा है। तो आगे जरा देखते हैं क्या है फिर। ओके, ओके, तो लिखा हुआ है कि इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ HCl इज लेफ्ट अनआयनाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ HCl इज लेफ्ट अनआयनाइज्ड, ईच मॉलिक्यूल ऑफ HCl इज डिसोसिएटेड इन H प्लस एंड Cl माइनस। हर मॉलिक्यूल HCl का किसमें टूट जा रहा है, H प्लस और Cl माइनस में। सो वी आर हैविंग ओनली आयंस इन द सॉल्यूशन, और कौन कौन से आयन हमारे पास आ जा रहे हैं, H प्लस और Cl माइनस। HCl गायब हो गया। अब ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कंप्लीट डिसोसिएशन का एग्जांपल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां भी वही चीज है, NaOH आपने शुरुआत में डाला, C कंसंट्रेशन था, तो Na प्लस और Cl माइनस नहीं था, बट द मोमेंट यू मिक्स NaOH इन वाटर, वैसे ही पूरा का पूरा कंसंट्रेशन खर्च हो गया और NaOH पूरा का पूरा टूट गया, किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। तो जब Na प्लस पूरा का पूरा उसकी धज्जियां उड़ गई, Na प्लस Cl माइनस में आ गया, तो Na प्लस NaOH तो जीरो हो गया। तो वही लिखा हुआ है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ NaOH इज आयनाइज्ड, सॉल्यूशन हैज ओनली Na प्लस एंड OH माइनस आयंस। बात समझ गए। सो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन और कंप्लीट आयनाइजेशन। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहे हैं। कंप्लीट डिसोसिएट होने का मतलब क्या हुआ कि इसका 100% आयनाइजेशन हो जाए, ये बिल्कुल भी शेष ना रहे। अब हम आते हैं, आपको वीक डिसोसिएशन समझाते हैं या पार्शियल डिसोसिएशन समझाते हैं, तो आप वीक एसिड और वीक बेस को ठीक से समझ पाएंगे। तो वीक एसिड कहें, सो वीक एसिड का मतलब हो गया कि हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं ओके पार्शियल आयनाइजेशन या पार्शियल डिसोसिएशन भी कहा जा सकता है। देखो क्या है ये, जैसे एग्जाम्पल बताया था मैंने कि CH3COOH इज अ वीक एसिड। तो CH3COOH का जब हम डिसोसिएशन करवाते हैं, तो चूंकि एसिड है तो इसका एक्वस सॉल्यूशन H प्लस रिलीज करेगा, कर दिया इसने H प्लस रिलीज और एनाइन का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन अब देखो क्या बेसिक फर्क है। फर्क ये है बच्चों कि अब ये जो CH3COH हमने से पानी में मिलाया, C कंसंट्रेशन इनिशियल था, तो अब ये टूटेगा तो, लेकिन कंप्लीटली नहीं टूटेगा। इसका कुछ हिस्सा आयंस में ब्रेक हो जाएगा। जैसे शुरुआत में C था, उससे X निकल गया, तो X कंसंट्रेशन आयंस का हो गया, लेकिन फिर भी कुछ CH3COH ऐसा बच गया जो अभी भी आयनाइज नहीं हुआ है ना। तो देखो क्या लिखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH C मोलर, ठीक है। डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH X मोलर, ठीक है। रिमेनिंग अनडिसोसिएटेड CH3COOH, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज C माइनस X। जबकि जब हम कंप्लीट आयनाइजेशन में जाते थे तो कुछ बचता नहीं था, लेकिन यहां पर बच जा रहा है। फाइनल सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। अब देखो एक चीज थोड़ी नई आ गई है, इक्विलिब्रियम, अभी मैं बताता हूं। पहले आप इक्विलिब्रियम छोड़ दें, केवल ये समझ लें फाइनल सॉल्यूशन में क्या होगा। भाई जिसको जितना आयनाइज होना था हो गया, अब ये आयनाइज होने का के मूड में नहीं है, मना कर रहा है। तो अब हमारे पास CH3COH भी कुछ पार्ट बच गया, CH3COO माइनस भी हमारे पास आ रहा है, और हमारे पास H प्लस भी आ रहा है, और पानी तो है ही। तो हमारे फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या आएगा, CH3COOH, CH3COO माइनस, H प्लस एंड H2O। लेकिन अगर यही स्ट्रॉन्ग रहता,
पूरी तरह आयनाइज हो जाता तो ये नहीं बचता, लेकिन अभी ये स्ट्रांग नहीं है। पूरी तरह जो आयनाइज ना हो दैट इज वीक, तो दिस इज अ वीक एसिड, तो अभी भी ये बच जा रहा है। तो 4 कंपोनेंट्स हमारे सिस्टम में रह गए। अच्छा, एक चीज और समझिए, इसका क्या मतलब है। अभी तक हम रिएक्शन पढ़ते थे तो इस तरह का रो लगाते थे, इस तरह का। ये तो एक अलग ही टाइप का है, इसमें तो एक आधा रो ऊपर है और आधा रो नीचे है। सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब क्या हो गया कि जो सामने से, मतलब ये रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बन रहा है और ये प्रोडक्ट जुड़ के रिएक्टेंट भी बना रहे हैं, है ना। दोनों साइड से ये रिएक्शन हो रही है। होता क्या है कि जैसे ये वीक है तो ये इसका कुछ हिस्सा आयनाइज हुआ, लेकिन जो आयनाइज हुआ तो 2 आयंस में आयनाइज हो गया। अब ये दोनों आयंस क्या करेंगे, वापस से मिलने लगेंगे, मिलकर वापस से ये CH3COOH का फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो बेचारा ये पूरी तरह से आयनाइज हो ही नहीं पाता है। ये ठीक वैसा ही है कि इसका कुछ हिस्सा जो है टूटा और वापस से थोड़ा हिस्सा फिर आके जुड़ गया। तो फाइनली एक समय आता है जिसको कि हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। उस इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इसके टूटने की रेट और इसके बनने की रेट, मींस CH3COOH के कंजम्पशन की रेट और इसके जो ये जो रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है उससे इसके बनने की रेट, दोनों रेट सेम हो जाती है। तो फिर ये जितना टूटता है उतना बनता है, जितना टूटता है उतना बनता है, तो फिर ये फिक्स हो जाता है। तो फिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब अब तो फिर इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जितना खर्च होगा उतना ही बनेगा, जितना खर्च होगा उतना ही बनेगा, है ना। सो इक्विलिब्रियम इज अ सेपरेट चैप्टर। केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं 11th में, आयनिक भी पढ़ते हैं, अभी आपको आगे पढ़ने मिलेगा। अभी आप बस ये समझ लीजिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया। जैसे ये जो एक रिएक्शन जिसके लिए ये वाला एरो है इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और जिसके लिए ये वाला एरो है उसके लिए बैकवर्ड रिएक्शन बोल देंगे। यहाँ पे जगह भी नहीं है, चलो मैं फिर भी मैनेज करके लिखता हूँ। अब मैं लिखता हूँ कहीं पर तो आपको थोड़ा याद रहेगा, आप भी लिख लीजिए इसको, है ना। आप भी कहीं पे लिख लेंगे, मैं किसी तरह लिखता हूँ उसको। ओके, तो कहाँ पर लिखा जाए, यहाँ किनारे लिख देते हैं। ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को, ठीक, और जो ये एरो है ये रिप्रेजेंट करता है बैकवर्ड रिएक्शन को, ठीक। एक तो ये बात हो गई, और उसके बाद एक लाइन तुम और भी लिखी लो, उसमें ये लिख लो कि अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, इसलिए छूट गया शायद, मुझे याद नहीं रहा लिखने का। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। मतलब जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, आगे की तरफ रिएक्शन होगी, उतने ही तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन होगी। ये मतलब होता है तुम्हारा इक्विलिब्रियम का, ठीक। सो फाइनल इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाते हैं, ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे सबके, ठीक। जो जितना बनेगा उतना ही वापस से जुड़ भी जाएगा। सो क्या होगा कि अब देखो ये पूरी तरह से नहीं टूट पा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल आयनाइजेशन या पार्शियल डिसोसिएशन। ओके, जैसे कि ये एसिड के केस में हुआ तो वीक एसिड हो गया। पार्शियली आयनाइजेशन बेस के केस में होगा तो वो क्या कहलाएगा, फिर वो वीक बेस कहलाएगा। कर लेते हैं उसको भी जल्दी से। ओके, देखें बच्चों, जैसे लिखा हुआ है डिसोसिएशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल हेयर, है ना। तो मैंने आपको समझाया रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। चलो एक लाइन यहाँ पर थोड़ी हमको जगह दिख जा रही है, यहाँ पर एक लाइन लिख लेने में समझदारी है। ओके, सो प्लीज राइट डाउन एट, ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, एज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, as the state of equilibrium is achieved, comma क्या होता है, concentration of all reactants and products become constant। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इक्विलिब्रियम पर हम पहुंचेंगे उसके बाद रिएक्टेंट और
प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन में फिर कोई बदलाव संभव नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो ओके, अब वीक बेस के लिए समझ लेते हैं। वीक बेस में भी वही चीज है, जैसे NH4OH एक वीक बेस है, तो ये NH4 प्लस OH माइनस में टूट गया, इनिशियल कंसंट्रेशन C लिखा, तो इसका भी पूरा हिस्सा नहीं गया, कुछ हिस्सा टूटा है ना, कुछ तो टूट रहा है, तो C में से X टूट के बाहर निकल गया, तो आयंस जो है X और X कंसंट्रेशन में आ गए। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास कुछ पोर्शन NH4OH जो कि बेस था वही बचेगा, आयंस भी मिलेंगे और वाटर भी मिलेंगे। यहां भी क्या है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। ओके, तो अब बात समझ आ गई। स्ट्रॉन्ग का मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन, वीक का मतलब पार्शियल डिसोसिएशन। इन दो शब्दों को आप ठीक से याद रखेंगे। और अभी एसिड बेस फिर से हमें एक बार करना है व्हेन वी विल स्टडी ऑर्गेनिक, बट अभी उतना जो उतना आपको पढ़ रहे हैं आप उतना पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और भी अच्छी हो गई, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है मतलब यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। देखो एक ही डायरेक्शन में हो रहा था ना, जैसे HCl की बात करें NaOH, वहां तो कोई रिवर्सिबल नहीं था, वहां क्या हो रहा था, एक बार टूट गया तो टूट गया, HCl टूट गया H+Cl माइनस में, बस गेम खत्म, अब वापस नहीं जुड़ना उड़ना है। NaOH का गेम ओवर हो गया, OH माइनस H प्लस Na प्लस OH माइनस में, फिर वापस नहीं ऐड होना है। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शनल हो, ये रिवर्सिबल है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सॉल्ट्स। Next part, which is your stage 2. Stage 1 acid base is over. अब सॉल्ट भी क्या है ना, एसिड बेस से ही बनता है। कैसे हुआ, एक एसिड और एक बेस दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को हमने मिलाया, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये HCl HCl तो है नहीं, ये आयनिक सॉल्यूशन है, H+Cl माइनस। क्या पढ़े थे, एक्वस सॉल्यूशन में एसिड और बेस क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, और ये एक्वस सॉल्यूशन NaOH का मिलाया तो Na+OH माइनस हो गया। तो होता क्या है कि ये Cl माइनस और Na प्लस मिलके क्या कर लेता है, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, विच इज योर सॉल्ट। और ये जो H प्लस और OH माइनस है, ये तो जग जाहिर है कि वाटर ही बनाएगा। ठीक, तो ये सॉल्ट कैसे बना, जब हमने एसिड का एक्वस सॉल्यूशन और बेस का एक्वस सॉल्यूशन को मिलाया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वाटर के अलावा, दैट इज योर सॉल्ट। ओके, सॉल्ट इज एसेंशियली आयनिक, Na+Cl माइनस, सो दिस इज सॉल्ट। ओके, नाउ मूव टू फर्दर। सॉल्ट हम समझ गए क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन में बनता है। ओके, सो सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड इन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक्वस सॉल्यूशन एसिड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, व्हेन वी रिएक्ट बोथ ऑफ देम वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर। This is called acid base neutralization reaction. That's it. Okay. अब एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन भी क्या होता है, इट्स ऑल्सो अ ह्यूज टॉपिक विच वी विल स्टडी इन टाइट्रेशन, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना है ना, हम लोग करेंगे जब टाइट्रेशन करेंगे, देन उसमें एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ही है। चलिए, अभी हमें केवल बेसिक समझना है कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट। तो ये हम लोग ठीक से समझ लिए। अब क्या करते हैं, चलते चलते क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सम इंपॉर्टेंट एसिड्स पढ़ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हमको आने चाहिए, तो वही पढ़ लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट इज HCl विच इज कॉल्ड, सबका नाम भी लिख दिया मैंने, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये HCl का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन्स। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हो, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद है आपका H3PO4 हो गया। ओके, देन कम्स H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। HNO2 नाइट्रस एसिड, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, नाइट्रिक एसिड को थोड़ा समझ लें। अगेन देखो, नाइट्रोजन के पास थोड़ा मैं इलेक्ट्रॉन्स बना के दिखाता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 2 3,
और ये 4-5। अभी मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिखाया था ना, तो अब ये जो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों, नाइट्रोजन क्या करेगा, एक जो है ऑक्सीजन को दान में दे देगा, दान में दे दिया, एक इसी के पास रहा। अब जो दान में दिया जो इसी के पास है वो आपस में मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसने दान में दिया तो इस पर प्लस आ गया, ऑक्सीजन ने लिया तो माइनस आ गया, तो ये हो गया HNO3। नाउ 8th is nitrous acid which is HNO2, and the last, I think this is the last page, okay, एसिटिक एसिड इज CH3COOH, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, HCOOH फॉर्मिक एसिड, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, COOH होल ट्वाइस ऑक्जेलिक एसिड, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसी के साथ एसिड बेस का बेसिक फंडामेंटल हुआ दी एंड। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। बी हैप्पी एंड कंटिन्यू योर स्टडी. Okay, so this part is very handy in your further normality portion. So next lecture which we will be covering is normality. Normality. This is very important, normality. Okay, so that's it for this particular lecture. Thank you.